नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। आज हम अपनी इस खास पेशकश में तीनों कृषि कानूनों को लेकर पूरा विश्लेषण करेंगे। कृषि कानून की शुरुआत कब हुई और क्या थे ये तीन कृषि कानून, कैसे शुरू हुआ किसान आंदोलन और किसान को इन तीनों कानूनों से क्या आपत्ति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? देखिए हमारी खास पेशकश। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार। उनके जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब हुई कृषि कानून की शुरुआत। 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश के जरिए तीन कानूनों को लेकर आई थी। उसके बाद 17 सितंबर 2020 को तीनों कानूनों को पास कर दिया गया। उसके बाद 24 सितंबर 2020 को पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद 25 नवंबर को पंजाब और हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर धरने पर बैठ गए थे और उसी दिन से किसान आंदोलन पुरजोर तरीके से शुरू हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये तीन कृषि कानून क्या थे, क्या दावा था सरकार का और किसानों को इनसे क्या आपत्ति थी। तो पहला कानून के बारे में आपको बताते हैं कि पहला कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेचने और खरीदने का काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि MSP यानी APMC के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की भी अनुमति होगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। अब किसानों को इस पर क्या आपत्ति थी? किसानों का कहना था कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और बाहरी कंपनियों की मनमानी बढ़ जाएगी। कृषि उद्योग का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर निजीकरण कर दिया जाएगा। किसानों के खेत पर निजी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। छोटे किसानों के लिए नुकसानदेह होगा और खेती करना और मुश्किल हो जाएगा। अब सरकार इस कानून पर क्या दावा करती है? सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और मंडी व्यवस्था चालू रहेगी। ढुलाई और मंडी शुल्क जैसी लेन देन की लागत से आपको आजादी मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। अपनी उपज अपने मन चाहे दाम तलाश कर बेच सकते हैं और इसकी आपको स्वतंत्रता होगी। किसान और खरीदार के सीधे जुड़ने से बिचौलियों पर अंकुश लगेगा, यानी कि जो आढ़ती होते हैं मंडियों में उन पर अंकुश लग जाएगा। प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार की कृषि क्षेत्र में सीधा प्रवेश का लाभ मिलेगा। किसान को लाभकारी मूल्य मिलने से उसकी आय में सुधार होगा, ऐसे सरकार ने दावे किए थे। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक यानी सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंधन विधेयक 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष यानी कंपनी को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलियों का राज खत्म हो जाएगा। इस कानून का माध्यम से ये बात बताई जा रही थी। अब किसानों को इससे क्या आपत्ति थी? किसानों को कहना था कि पश्चिम की तर्ज पर हमारी व्यवस्थाएं उतनी सामुदायिक ढांचा उतना ठीक नहीं है। किसान ये भी कह रहे थे कि नए कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। फसल उगाने के तौर तरीकों से लेकर अन्य सब बातों में कंपनियों का हस्तक्षेप होगा।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कथित वैज्ञानिक खेती से खत्म हो जाएगी और पारंपरिक जो कृषि का ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इस पर सरकार अपना क्या दावा करती है? सरकार का दावा है कि पारदर्शी तरीके से किसानों को संरक्षण देगा, किसानों के सशक्तिकरण में भी मदद मिलेगी, किसानों की फसल को लेकर जोखिम भी कम हो जाएगा, खरीदार ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये दावे कर रही थी सरकार। अब तीसरा कानून क्या है? आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम विधेयक 2020। दरअसल भारत गणराज्य के 6ठे वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियम लाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ये 1 अप्रैल 1955 को बनाया गया था, इसीलिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 नाम दिया गया। अधिनियम के अनुसार आप आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते। जून में अध्यादेश लाने के बाद यह भंडारण अधिनियम 2020 कहलाया। इसमें यह संशोधन किया गया कि आप भंडारण कर सकते हैं केवल 2 स्थितियों को छोड़कर, वो है आपातकाल की स्थिति और युद्ध की स्थिति। इन दोनों स्थितियों को छोड़कर आप भंडारण कर सकते हैं। अब किसानों को इससे क्या आपत्ति थी? किसानों का आरोप था कि इस विधेयक से किसान और उपभोक्ता को काफी नुकसान होगा और जमाखोरी के चलते सिर्फ निजी खरीदारों, ट्रेडर्स, कंपनियों को ही इससे फायदा होगा। अब इस पर केंद्र सरकार क्या दावा करती है? केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी होगी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसा दावा सरकार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी था। आपको बताते हैं कि कानून वापसी की प्रमुख वजह क्या थी। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कानून वापसी की प्रमुख वजह यूपी और पंजाब में चुनावों से पहले बदली हुई सियासी फिजा है। भाजपा को जमीनी स्तर पर बड़े नुकसान की आशंका थी, इसीलिए सरकार कानून वापसी का मन बना चुकी थी। सिर्फ ऐलान के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। ये मौका प्रकाश पर्व से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था पंजाब और पश्चिम यूपी, क्योंकि पंजाब से शुरू हुए आंदोलन के पीछे एक सिख संगठन बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ था। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार फैसले के पीछे ये अहम कारण है। आपको बताते हैं कि क्या क्या अहम कारण थे इस फैसले के पीछे। राम मंदिर, 3 तलाक जैसे मुद्दे पीछे हो गए थे। भाजपा ने पिछले दिनों यूपी का चुनावी मूड भांपने के लिए ग्रास रूट से बड़े स्तर पर फीडबैक लिया। इसमें पता चला कि किसान आंदोलन का असर सिर्फ पश्चिमी हिस्से की चपेट तक सीमित नहीं है। इसने राम मंदिर और लव जिहाद के खिलाफ कानून से बने माहौल को हाशिए पर धकेल दिया है। जाट गुर्जर साथ आ रहे थे, मुस्लिमों का भी मिल रहा था समर्थन। साल 2014 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुस्लिम जाट अलग हो गए थे। अब किसान आंदोलन की वजह से साथ आ रहे हैं। गुर्जर और मुस्लिम भी साथ आ रहे हैं। इस गोलबंदी को तोड़ने के लिए भाजपा को कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि पिछले चुनाव में जाट मुस्लिम समीकरण टूटने की वजह से ही भाजपा क्लीन स्वीप कर पाई थी। तीसरा एक बड़ा और अहम कारण माना जा रहा है, पश्चिमी यूपी में अब रालोद को साथ लाने की कोशिश है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी का दल रालोद किसान आंदोलन के दम पर मजबूत स्थिति में दिख रहा है। भाजपा अब रालोद को साथ जोड़ने का रास्ता खोल चुकी है। अमित शाह खुद पश्चिम यूपी का चुनाव प्रभार संभाल चुके हैं। यहाँ 24 जिलों में किसान आंदोलन जारी है, जिसमें 100 सीटें आती हैं। चौथे कारण की जो आधारशिला है वो उसी दिन रखी जा चुकी थी जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चौथा कारण है पंजाब में कैप्टन बादल को साथ लाने का रास्ता खोला। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हुए तो भाजपा की उम्मीद जग गई। कृषि कानून पर एनडीए से अलग हुआ अकाली दल भी अब फिर से भाजपा के साथ आ सकता है। ऐसा हुआ तो पंजाब में भाजपा, अकाली दल और कैप्टन की पार्टी मिलकर इससे कांग्रेस और आप का समीकरण बिगड़ सकता है। पिछले 3 महीने में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा को बदला है, उससे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खलबली मच गई है। लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव को उनकी रणनीति बदलने के लिए एक बार फिर से मजबूर कर दिया है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।